हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है स्टडी विथ रीटा में। आज हम मध्य प्रदेश के जलवायु और जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर डायग्राम मैंने दो लगा रखे हैं, एक ग्लोब का डायग्राम है और एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का डायग्राम है। तो चलिए समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आखिर में कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्लोब का एक ग्लोब का डायग्राम है। ये बीच में से जो पृथ्वी को दो भागों में काट रही है वो है भूमध्य रेखा कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसे। और ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नीचे वाला जो भाग होता है इसका वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइंस उत्तरी ध्रुव से जो नीचे की तरफ लाइन आती है उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जो भूमध्य रेखा के नीचे और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो भाग है उसमें जो लेटी हुई स्लीपिंग लाइंस जिन्हें कहते हैं आड़ी रेखाएं जो हैं वो कहलाती हैं अक्षांश। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ कि देखिए यहाँ पर 3 रेखाएं, पहला एक तो है भूमध्य रेखा, ठीक है, एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे 30 डिग्री तो यहाँ पर एक रेखा आती है कर्क रेखा। और यदि हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएंगे 30 डिग्री नीचे तो यहाँ पर एक रेखा मिलती है, वो है मकर रेखा। अब इस वाला ये जो क्षेत्र है पूरा तीनों रेखाओं को जो मिला के जो ये क्षेत्र बना है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब हमारा जो भारत और मध्य प्रदेश है वो दोनों के दोनों ही यहाँ पर सिचुएटेड हैं, है ना, यहाँ पर स्थित हैं। और जो सूर्य है, सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। कहाँ करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। ये अगर चारों दिशाएं देखें तो यहाँ पे पूर्व दिशा आती है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम की तरफ सूर्य हमारा अस्त हो जाता है। तो ये जो रीज़न है पूरा उष्णकटिबंध वाला, यहाँ पर सूर्य जो है अत्यधिक समय के लिए रहता है और ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इसी वजह से हमारे मध्य प्रदेश और भारत दोनों की ही जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और दूसरा प्रकार ये है कि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि देखिए भारत और मध्य प्रदेश दोनों ही कहाँ हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, अब जलवायु और मौसम में काफ़ी डिफरेंस है। मौसम क्या है, छोटे टाइम के लिए आता है, जैसे गर्मी देख ली आपने, 4 महीने के लिए गर्मी आ गई, 4 महीने के लिए बरसात आ गई, 4 महीने के लिए ठंड आ गई। तो इस टाइप से मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं बार बार। परंतु जलवायु जो होती है वो काफ़ी लंबे समय तक किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे अगर कोई क्षेत्र गर्म है तो काफ़ी टाइम तक गर्म ही रहेगा, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कम समय के लिए ठंड आती है, बारिश आती है, बट अगर हम पूरे टाइम अगर देखें तो गर्मी आपको पूरे 12 महीने महसूस होगी ही होगी। पंखा हमें चलाना ही पड़ेगा, कूलर हमें चलाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाता है जलवायु और मौसम में अंतर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की जलवायु आपने देख ली किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र कितने हैं, मध्य प्रदेश में 5 जलवायु क्षेत्र हैं। और देखिए ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, जलवायु क्षेत्र अगर पूछेंगे तो 5 है, पर यदि उन्होंने पूछ लिया कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो वो है हमारे मध्य प्रदेश में 11। इसलिए आप प्रश्न अगर आ जाए जलवायु क्षेत्र पर से तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो किस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो कृषि का टॉपिक है और जलवायु क्षेत्र हमारे जलवायु का टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 5 जलवायु क्षेत्र हैं, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा का क्षेत्र और बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, ये 5 हमारे मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में आपको आगे एक मैप भी लगा रखा है और उनके बारे में डिटेल में बता भी रखा है, वो आप देख सकते हैं अगर आगे हम देखेंगे तो अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर। कितना होती है,
120 सेंटीमीटर हमारे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा अगर देखें तो दक्षिण पूर्वी जो ज़िले हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। और पूर्व से पश्चिम जिस दिशा में सूर्य उगता है और अस्त होता है, अगर उसी दिशा में हम मध्य प्रदेश के को देखें तो क्रमशः वर्षा क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। और सर्वाधिक वर्षा अगर देखें कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी आता है होशंगाबाद के अंदर, ठीक है। तो पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर इसका देखें टेम्परेचर कितना है वर्षा का, तो ये होता है 199 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा का टेम्परेचर होता है। और द्वितीय ग्रीष्म ऋतु वाले महीने कौन से हैं, तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु आखिर कहते किसे हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ग्रीष्म ऋतु कहते हैं गर्मी को। जो गर्मी होती है उसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब गर्मी का जो टाइम होता है वो होता है मार्च से लेकर के जून तक का, 4 महीने का टाइम होता है गर्मी का। पर हम देखें कि ठंड जैसे लगने वाली होती है उसके पहले भी काफ़ी गर्मी महसूस होती है, तो वो वाला जो टाइम होता है वही कहलाता है क्या, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, जो कि आता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। कब आता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठंड आने के पहले। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जलवायु क्षेत्रों का डायग्राम लगा रखा है। तो ये देखिए उत्तर का मैदान हो गया पूरा, ये वाला पूरा उत्तर का मैदान, ठीक है। और ये हो गया मालवा का पठार, एक हो गई नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा का हो गया, और ये वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का हो गया, ठीक है। तो ये बघेलखंड क्षेत्र है। तो ये सारे क्या हैं, जलवायु क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश के 5, क्योंकि इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है मालवा का पठार, क्योंकि यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसे पाई जाती है जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, मतलब न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, ठीक है। अब है सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर देखें मध्य प्रदेश में तो वो है भिंड का गोहद जिला। कौन सा, भिंड का गोहद जिला। अगर गोहद आ गया तो गोहद पे टिक करके आना, या यदि भिंड पूछ लिया तो भिंड पे टिक करके आना, ठीक है। तो यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। ये एक्चुअली गलत यहाँ पर हो गया है प्रिंट, 55 सेंटीमीटर, कितना है 55 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और सर्वाधिक वर्षा का क्या है तापमान, 199 सेंटीमीटर, वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। अब सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म स्थल जो है वो है गंजबासौदा का। यहाँ पर टेम्परेचर 48.7 डिग्री तक पहुँच जाता है गर्मी के टाइम पर। और ये गंजबासौदा कहाँ स्थित है, तो ये आता है ग्वालियर के अंतर्गत, ठीक है। तो ग्वालियर में गंजबासौदा जो है वो सबसे गर्म स्थल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटे से अभियान के बारे में बता दूं जो मैंने चलाया है। तो वो ये है कि यूट्यूब पे जितने भी हमारे भारतीय यूट्यूबर्स हैं जिनके कि 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप उनके चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके, उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और यदि आपको मेरे भी वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं आपको, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तापमान, ठीक है, सबसे अधिक देख लिया हमने। सबसे अधिक कहाँ पर है, गंजबासौदा में है, 48.7 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर रहता है। और सबसे कम अगर टेम्परेचर देखें तो वो है शिवपुरी का। शिवपुरी काफ़ी ठंडा क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का। अब हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा अगर मध्य प्रदेश में वो किस शाखा से होती है। तो सर्वाधिक वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको याद रखना कि बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वहाँ से हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब क्या है, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर ये पूछे कि कौन सी रेखा हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है, और अगर ऑप्शन आ गया 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो आप उस पर टिक करके आइएगा। अगर पूछ लिया कि 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मध्य प्रदेश के किन भागों से गुजरती है, तो वो है सीधी, जबलपुर, सिवनी। कौन से ज़िले हैं, सीधी, जबलपुर, सिवनी जो ज़िले हैं वहाँ से 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर क्षेत्र वाइज, अगर पूरा एरिया वाइज पूछा जैसे कि कौन से भाग से गुजरती हैं, तो पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, ठीक है।
अब मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े यानी कि मौसम से संबंधित आंकड़े जो एकत्रित करने की वेधशाला है वो मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जो है वहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हो रही है, परंतु हमारा मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। और विंध्य क्षेत्र का जो रीवा जिला है वहाँ पर इन दोनों शाखाओं का मिलन पॉइंट है, इसलिए जो विंध्य जो क्षेत्र है पूरा वहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही बारिश हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम मैंने लगा रखा है जिससे आपको सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले अगर देखें तो क्या बताया था मैंने, पूर्व और पश्चिम के जो पूर्व और दक्षिण के जो ज़िले हैं वो सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले हैं। तो देखिए, जो होशंगाबाद यानी पचमढ़ी जो आ रहा है वो भी दक्षिण में ही स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाता है हमारे नीचे वाला भाग मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर पचमढ़ी स्थित है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो पूरा ये वाला एरिया है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये हमारे मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर है भिंड। कहाँ पर है? ये रहा भिंड, छोटा सा ये भिंड है। यहाँ पर गोहद जिला है जहाँ पर कि 55 सेंटीमीटर वर्षा होती, मतलब सबसे कम वर्षा होती है। अब एक है शिवपुरी यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर की साइड मध्य प्रदेश में उत्तर का जो मैदान है वहीं पर स्थित है भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। तो भिंड सबसे कम वर्षा वाला जिला हो गया, शिवपुरी सबसे ठंडा जिला हो गया, सबसे ठंडा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और देखिए, बीच में आता है ग्वालियर। इन दोनों की बीच में एक डॉट डॉट वाला ज़िला मैंने बना रखा है, वो है ग्वालियर, जो कि सबसे गर्म है हमारे मध्य प्रदेश का, सबसे गर्म भाग है। गंजबा, सोदा यहीं पर स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब ये देखिए, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी इस साइड, और यहाँ पर है अरब सागर। क्योंकि जो मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ स्थित है? हमारे भारत में स्थित है। ठीक है, अगर भारत देखें तो ऐसा मध्य प्रदेश भारत के अंदर स्थित है। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा सुल्टा बन गया है, आप चला लीजिएगा काम। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आती है भारत के पास में, और इस साइड आता है अरब सागर। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, इस टाइप से मानसून इधर टकराता है और यहाँ पर वर्षा हो जाती है। और जो विंध्य क्षेत्र होता है, कौन सा? विंध्य जो क्षेत्र है पूरा ये वाला जो क्षेत्र है बीच का, तो ये यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों से वर्षा हो जाती है। क्योंकि यहाँ का जो ज़िला देखिए रीवा, ये विंध्य का जो क्षेत्र है रीवा ज़िला जो है, यहाँ पर इन दोनों खाड़ी रेखाओं का क्या है? मिलन पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों शाखाएं आपस में मिलती हैं और उनके टकराने से ही इधर का जो पूरा भाग है वो सारा वहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, देख लिया, समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है। अगर हम गर्मी देखें कि पूरे टाइम अगर गर्मी ही चलती है पूरे मध्य प्रदेश में, तो आखिर में औसत टेम्परेचर आखिर मध्य प्रदेश का कितना रहता है? तो वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होना चाहिए। आप एक्चुअली क्या है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश की ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमारे लिए ये एग्ज़ाम, क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम के द्वारा मध्य प्रदेश की सारी जानकारी हो जाती है। कहाँ पर कितने लोग बसते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी जनजातियां निवास करती हैं, कितना टेम्परेचर है, कितनी वर्षा होती है, कहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही, कहाँ कम वर्षा हो रही। और हमें अपने राज्य का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी से भी बात करते हैं, किसी को भी बताते हैं अपने राज्य के बारे में, तो आपके पास काफ़ी सारा डाटा रहता है उन्हें बताने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो ये एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान जो है हमारे मध्य प्रदेश का वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वर्षा का
20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब चलते हैं शीतकालीन वर्षा की तरफ। शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है प्रदेश में। अब ऋतुओं को कुछ नाम दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? युनाला कहते हैं, यानी गर्मी का जो मौसम होता है उसे कहते हैं युनाला। वर्षा ऋतु, बारिश का जो मौसम होता है उसे कहते हैं चौमासा, और जो ठंड का जो मौसम होता है वो कहता है सियाला। क्या कहलाता है? सियाला। ओके, और अब एक पॉइंट ये कि शीतकालीन वर्षा अगर हम देखेंगे ठंड में कभी कभी बारिश हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मावठा। क्या कहलाता है? वो कहलाता है मावठा। ठंड में जब बारिश होना वो कहलाती है मावठा। ठीक है, आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट हैं, आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अब है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आपको मध्य प्रदेश की जलवायु वाला टॉपिक दिया गया है वो यूनिट 3 में, मध्य प्रदेश के भूगोल में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को आखिर कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये पूछ सकते हैं आपको। एक छोटा सा नॉलेज वाला प्रश्न है ये। तो देखिए, समुद्र से दूरी, अगर कोई क्षेत्र अगर समुद्र से जितना अधिक दूर होगा तो वहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर उतना ही अधिक होता जाएगा। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है किसी क्षेत्र की, तो वैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत दोनों ही क्या है? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा से दूरी की वजह से यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के जितने पास अगर हम रहेंगे तो गर्मी क्या होगी? उतनी ही अधिक लगेगी। अगर गर्मी मतलब क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा के समीप होना यानी कि गर्मी अधिक गिरना। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। पर्वतों की स्थिति, यदि जिस क्षेत्र में पर्वत हैं तो वहाँ क्या होते हैं? वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पर्वतों से जो मानसून आता है वो पर्वतों से टकराता है और वहाँ पर उस क्षेत्र में वर्षा कर देता है। इसलिए पर्वतों की स्थिति क्या करती है? वर्षा की अधिकता और निम्नता को बढ़ाती है। ठीक है, और क्या है? भू आवेष्टन क्या है? मतलब भू आवेष्टित किसे कहते हैं? जब कोई क्षेत्र, मान लो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है? यहाँ पर है, और ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया। तो चारों तरफ से देखेंगे ये आपकी ये थल से घिरा हुआ है, किसी ज़मीन से घिरा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं क्या है? भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं। और मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित क्षेत्र है, इसीलिए क्या होता है? यहाँ का तापांतर अधिक होता है, मतलब तापमान में उतार चढ़ाव चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट देख लिए कि भूमध्य रेखा से दूरी, कर्क रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति और भू आवेष्टन, ये सारे 5 पॉइंट हैं जो कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश में 5 जलवायु क्षेत्र, ये आप देख लीजिएगा रफली। मैं चलो ठीक है पढ़ाई देती हूँ उसको भी। मालवा का पठार, मैंने बताए थे 5 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से? मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, नर्मदा घाटी, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। ठीक है, मालवा का पठार जो है समशीतोष्ण जलवायु वाला है, कम गर्म और ठंडा क्षेत्र, मतलब लगभग टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है यहाँ का, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। और उत्तर का मैदान जो है वहाँ पर गर्मी अधिक गिरती है और अधिक ठंड भी लगती है, मतलब दोनों टाइप का यहाँ पर रहता है। गर्मी में गर्म अधिक रहता है और ठंड में ठंडा अधिक हो जाता है। नर्मदा घाटी जो है वो अधिक गर्म है और साधारण ठंडी है, मतलब गर्मी यहाँ पर ज़्यादा गिरती है ना, ठंड थोड़ी सी नॉर्मल रहती है। और बघेलखंड का जो पठार है वो क्या है? गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं गिरती यहाँ पर। सतपुड़ा का क्षेत्र क्या है? सतपुड़ा का क्षेत्र साधारण गर्मी और साधारण ठंड, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती ठंड के टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो जो कि मध्य प्रदेश की जलवायु पर से था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपकी शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इन सारे फैक्टों को आप लर्न करें
और बार बार रिवाइज़ करें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। और एक चीज़ मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा नोटिफिकेशन शायद नहीं मिलता है आप लोगों को, तो उसका मैं एक आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भेजते ही नहीं हैं। हमारे जो होम स्क्रीन में आता था पहले नोटिफिकेशन, अब उस टाइप का नहीं आता है। आप यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब जैसे ही आप खोलते हैं तो आप देखेंगे नीचे की साइड राइट साइड में एक लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आता है। आप लाइब्रेरी के पास में जस्ट लेफ़्ट साइड अगर देखेंगे तो वहाँ पर आता है सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ। आप सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सारे चैनल्स के वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। उन्होंने जितने भी आपको वीडियोस भेजे हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके मेरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, मैंने यूट्यूब मेरे अपने चैनल पर मैंने वो बना रखी है प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जाकर दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये वीडियो प्लीज़ आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं इसमें आपको आगे मेंस के लिए भी कुछ वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और देखिए मेरा चैनल भी नया है, तो हो सकता है कि आपको अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम से चैनल को तो वो आपको नहीं मिलेगा सर्चिंग लिस्ट में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, जो भी मैं आपको वीडियो भेजूँ वो आपको टाइम पे मिल जाए। बस यही बोलना था आपसे। ओके, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच वीडियो, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।